हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और अभी तक हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी। ओके, लेकिन एक घटना घटती है जिससे कि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश की है उसको लगता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस लायक नहीं है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। इसलिए क्या होता है कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसको हम सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। ओके, सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारी हुई जब वहाँ पे मेरठ से छावनी में कहानी शुरू हुई। तो अब बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि सुनो जी, आप कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप ऐसा करो कि बोरिया बिस्तर बांधो और गो टू ब्रिटेन। ठीक है, उन्होंने बोला कि जाओ ब्रिटेन जाओ, आपका काम नहीं है। अब क्या हुआ कि एक एक्ट पास किया गया जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि 57 में रिवॉल्ट हुआ, 58 में हमारा क्या होगा, ये एक्ट आएगा अपना। अच्छा, इस एक्ट को बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट देने के लिए एक्ट आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब यहां से ब्रिटिश क्राउन रूल करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम यहां पे खत्म जी, अब नहीं चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। अच्छा, फीचर क्या हुआ, अब देखिए जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चेंज हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सीधे हमारी कौन आ रहा है, ब्रिटिश क्राउन आ रही है, तो कुछ चेंजेस तो होंगे। तो अभी तक क्या चल रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कब बनाया गया, 1833 में बनाए गए थे। किसको बनाया गया था, विलियम बेंटिक को। और 1773 के एक्ट में किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब सीधे इसका डिजिग्नेशन चेंज करके हमने वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया था। ओके, ये हमारे वायसराय ऑफ इंडिया हो गए थे। और ये जो वायसराय थे ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे क्राउन को। और पहले वायसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। क्राउन को मतलब क्या यार, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधे रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी काम होगा इंडिया में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिपोर्ट होगी वायसराय किसको देंगे जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। ओके, तो जरा रिवीजन देख लेते हैं कि पहले जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे, इनका डिजिग्नेशन कैसे चेंज हुआ था। गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने क्या बोला था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वाज विलियम बेंटिक, 1833 एक्ट में आया था। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, 1858, इसी एक्ट में। ओके, इसको आप याद रखें। और इसका एक शॉर्टकट ये है ना कि इसे पहले वर्ड को उठा लें आप, HBC। ओके, HBC याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे कौन है, हेस्टिंग, बेंटिक एंड कैनिंग। एच को आप डब्ल्यू से रिप्लेस कर देंगे, WBC हमारे बॉडी में होती है तो उसको याद रखें, बट इसको एच को डब्ल्यू से आप रिप्लेस कर दीजिएगा, HBC। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या कहानी चल रही थी कि हमने क्या बनाया था, COD कब बनाया था, COD हमने बना दिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया था हमारे, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमारा 1784 में, तब बना दिया था। अब इन दोनों को बोला भाई आपका कोई काम नहीं है, आप चलो। और आपको कौन रिप्लेस करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOS। इसको आप याद रखिए, सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOS। ओके, तो जो SOS होगा ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, जो उनकी जो वहां पार्लियामेंट का ये एक मेंबर होगा कैबिनेट का। और ये क्या करेगा कि जितनी भी रिपोर्ट होगी, जो प्रॉब्लम्स होगी, वो क्या करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेगा। मतलब कि देखिए जो SOS होगा ये वर्चुअली इसके पास बिगर पावर होगी एज कंपेयर टू वायसराय ऑफ इंडिया। और जो ये SOS की जो हमारा ऑफिस होगा वो ब्रिटेन में होगा, क्योंकि भाई वो कैबिनेट का मेंबर है ना, तो कैबिनेट में भी काम होंगे, तो उनका ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, ब्रिटेन में ही होना चाहिए SOS का। तो ये था। और ये जो SOS था, इनको ये देखिए काम ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखना था इंडिया का, इसलिए इनको 15 मेंबर का काउंसिल दे दिया गया था असिस्ट करने के लिए। ओके, तो ये सारी कहानी इनकी थी SOS की। अब तो देखिए अब क्या हुआ कि एक्ट ऑफ 1861 आया। इसमें क्या हुआ था कि अब वर्चुअली क्या हो रहा था कि इंडिया में ब्रिटेन का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो अब इंडिया जो है यहाँ पे मल्टी कल्चरल कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत हाई है। तो अब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो इन्होंने कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, कुछ लॉ मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं, जैसे कि हमें गवर्नेंस करने में इंडिया में आसानी होगी। तो यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमारा शुरू हो गया था। इसके बाद देखिए अभी तक इन्होंने क्या किया था, 1853 तक इन्होंने काम किया था कि चीज़ों को इन्होंने सेंट्रलाइज किया था। ओके,
अब देखिए जब टेरिटरी इनकी बड़ी हो गई, जब इनकी टेरिटरी बड़ी हो गई तो इन्होंने बोला कि नहीं जी अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना, कि बड़ी चीज़ को संभालने के लिए उसको पार्ट पार्ट में संभालना पड़ता है, पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। तो इन्होंने क्या किया कि जो पावर था हमारा, जो पावर डिप्राइव कर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, उस पावर को रिस्टोर कर दिया गया और नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पंजाब और बंगाल। भाई स्टेट कब नए बनते हैं, जब आपके पास एरिया ज़्यादा हो, और एरिया ज़्यादा होता है आप नए स्टेट क्यों बनाते थे, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए तो आप बनाते हो ना स्टेट, नए 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 स्टेट बनाते हो। इसके बाद देखो कि जो वायसराय था ये रूल एंड ऑर्डर कर सकता था फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ काउंसिल, मतलब रूल बना सकता था कौन, वायसराय बना सकता था, ताकि अच्छे से हमारा जो काउंसिल है वो रूल कर सके, अपना काम कर सके। उसके बाद इन्होंने एक पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया, इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने किया, कि कोई भी मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज वन और मोर डिपार्टमेंट एंड ऑथराइज्ड टू इशू एंड फाइनल ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मैटर्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे वायसराय क्या कर सकता था कि ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता था विदाउट द कंकरेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बिना पूछे क्या कर सकता था, वायसराय हमारे ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते थे, और जो ऑर्डिनेंस का टाइम होगा वो केवल 6 महीने तक होगा। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखें कि हमारा जो ऑर्डिनेंस इशू प्रोसेस जो था वो हमारा एक्ट ऑफ 1861 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। सो चलते हैं हम अगले एक्ट पे। ये एक्ट एकदम फर्जी एक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ 1892, सवाल नहीं आते, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको जानना जरूरी है। देखिए जी बात ये थी ना कि एओ ह्यूम का आपने नाम सुना होगा, एओ ह्यूम। तो आप इसके नाम से आप परिचित हैं, आप ये भी जानते होंगे कि 1885 में हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, ये तीन पार्ट में काम कर रही थी, है ना। पहले इनका एक जो हमारा पोर्शन था जो 1885 से लेकर और 1905 तक, ये जो हमारा फेज था ये मॉडरेट का फेज था, मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट मतलब क्या, ये बड़े लिबरल थे, ये लोग वायलेंस में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, ये भरोसा ये करते थे कि भाई लोगों को जुटाओ, अपने पक्ष में लेके आओ, उसके बाद मुद्दा उठाओ, और ये मुद्दा किसके सामने पेश करो, इंग्लिश के सामने पेश करो, ठीक है। हाँ ओके, उसके बाद क्या था कि यहाँ पे दूसरा हमारा जो फेज था 1905 से लेकर 1919 तक, ये हमारा जो फेज रहा है ना, ये रहा एक्सट्रीम का, है ना, एक्सट्रीम का फेज रहा। इसके बाद तीसरा फेज शुरू होता है ये गांधीयन फेज, यहाँ पे ये गांधीयन फेज था हमारा। इस तरह से हमारा क्या था कि ये चीज हमारी चल रही थी आगे। तो देखिए अब इस केस में क्या हो कि 1892 का जो काउंसिल आया, हमारा जो एक्ट आया, तो इस एक्ट में क्या था कि हमारा कांग्रेस बन चुका था, 1885 में हमारा कांग्रेस बन चुका था, और इसमें मॉडरेट का फेज चल रहा था। तो मॉडरेट ने बोला ये कि भाई जो मेंबर हैं हमारे सेंटर और प्रोविंशियल काउंसिल में, इनका आप नंबर बढ़ाओ। तो इंग्लिश ने बोला कि चलो जी लाओ मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसे बढ़ाया कि मेजॉरिटी जो थी वो इंग्लिश की ही थी, जो वहाँ पे वाइट पीपल थे उनकी ही मेजॉरिटी थी इन काउंसिल्स में, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। उसके बाद ये, और जो ये काउंसिल में मेंबर इन्होंने बढ़ाए, वो जो मेथड था वो इनडायरेक्ट मेथड था, और नॉमिनेट करते थे इन्होंने, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया, नॉमिनेट किया, है ना। तो इस समय इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, बट इस एक्ट में क्या हुआ कि इलेक्शन टर्म मेंशन हमारा नहीं था, मतलब इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। और जो यहाँ नॉमिनेटेड लोग थे वो लोग काउंसिल में गए और नंबर बढ़ा, लेकिन नॉमिनेटेड लोग भी जो थे ना, वो कौन थे, जमींदार लोग थे, है ना, जो किसके फेज में काम कर सके, किसके फेवर में काम कर सके, वो इंग्लिश के फेवर में काम कर सके, वो लोगों को क्या किया इन्होंने, नॉमिनेट किया था। आगे आते